स्ट्रक्चर ऑफ उसमें क्या है ना, तुम्हारा पेप्टाइड लिंकेज रहते हैं, मैंने शायद मेंशन किया होगा लास्ट क्लास में। ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया कि प्रोटीन्स जो है ना वो अल्फा अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। और अल्फा अमाइनो एसिड किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, वो होता है पेप्टाइड लिंकेज। तो अमाइनो एसिड्स polymers of alpha amino acid and they are connected to each other by peptide bond और पेप्टाइड लिंकेज। जैसे मैं एक दो यूनिट को जोड़ के बताता हूँ कैसे होता है। बस वो जोड़ना जो है वो ही सीखना इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब थ्योरी वाला पार्ट है। जैसे मान लो मेरे पास एक ग्लाइसिन है और एक एलानाइन है, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ ना, ग्लाइसिन जो है। अब देखो जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है उसका हम क्या लेते हैं, इसमें ये ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है उसका हम COH वाला टर्मिनल लेते हैं इस साइड। ठीक है, और जो राइट साइड वाला जो पार्ट है उसका हम अमाइनो वाला पार्ट लेते हैं, NH2 CH CH3 COH। है ना, बेसिक यूनिट की बात करें जब दो कैसे जुड़ते हैं, पेप्टाइड लिंकेज कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई, ये CO इसका तो OH जाता है सभी को पता है, और इसका H जाता है। अभी मेरे पास क्या बनेगा, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH CH3 COH। now this link मेरी आवाज आई, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, नहीं मैंने अपना डेटा से कनेक्ट कर लिया, अब नहीं होगा कुछ। फाइनली मैंने भी सोचा कि अब बहुत बार डिस्टरबेंस आ रहा है। एनीवे, पेप्टाइड लिंकेज है, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइसिल एलेनाइन। पूरा नाम, पूरा नाम बट हम कभी लिखते नहीं है, शॉर्ट वर्जन होता है ग्लाई एला। इस तरीके से तुमको मिलेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डाई पेप्टाइड हो गया। डाई पेप्टाइड जो है वो हमने कैसे बोला, दो क्या नाम है, अमाइनो एसिड जुड़ रहे हैं ना, तो डाई पेप्टाइड हो गया। और हमारे पास वन पेप्टाइड लिंकेज है, वन, अरे यार ये वन पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, अब बताओ मेरे को, ट्राई पेप्टाइड में कितने लिंकेज रहेंगे, ट्राई पेप्टाइड अमाइनो एसिड मतलब उसमें कितने लिंकेज रहेंगे, टू पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, अच्छा अभी क्या है, एक बात ध्यान रखना, जो लेफ्ट साइड वाला है उसका COH जाएगा, राइट साइड वाले का NH जाएगा, इस तरीके से रहता है। ठीक है, अच्छा अभी तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसे दे रहा हूँ, मतलब बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं है सच।
ग्लाई एला ग्लाई, ये तुम्हें बनाना है खुद से, कुछ खास सर है नहीं। हाँ हाँ बोलो। सर आप जितना भी लेके एक बार जूम इन जूम आउट कर सकते हो, एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सर। हाँ ठीक है। हो गया सर। ठीक है। सर हम्म। सर वो बाद में आप जो बोल रहे थे ना, दूसरी बुक में मैंने देखा वो आंसर वही था, मैंने कल आपको जो पूछा था ना, वो वाला हाँ नहीं, हाँ। दूसरे बुक। अरे यार वो उसमें आंसर वही होना चाहिए, पता नहीं उन्होंने कैसे दिया हुआ था। मे बी उसमें क्या है ना, वो CO माइनस SO3 माइनस वाला स्पेसिफिक, अगर सरफेक्टेंट वाला पूछा है तो फिर अलग हो सकता है। आई थिंक उन्होंने बी जो आंसर दिया है वो उस तरीके से कंसिडर किया है। बट ओवरऑल हम अमाइनो वाला जो है उसको भी सरफेक्टेंट मानते ही हैं। हाँ सर। ये बना लिया, ग्लाई अलग ग्लाई। देखो ग्लाई जो है ये मेरा क्या हो गया, NH2CH2। लेफ्ट साइड वाले का क्या जाएगा, ये वाला लिंकेज जाएगा, ये जाएगा CH3 एला वाला। अब इसका जो CO है, अब वो इसके साथ जाएगा। यहाँ जो ग्लाई है ना, इसको इधर ऐसे की ऐसे ले आओ। देखो NH CH2COOH। तो यहाँ मेरे पास लिंकेज क्या क्या आ गए, एक तो ये वाला लिंकेज आ गया और एक ये वाला आ गया। ये जो है ये ग्लाई एला का लिंकेज है, ये एला ग्लाई का है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को, समझ में आया? पेप्टाइड लिंकेज समझ में आया कि नहीं आया? बस इसमें यही एक थोड़ा सा लॉजिकल टाइप है, अब पूरा थियरी है। बोलो किसी को डाउट तो नहीं है? वैसे इसमें क्या ही डाउट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो जनरली क्या होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं ना, तो प्रोटीन्स जो है वो मोर देन 100 अमाइनो एसिड से मिलके होते हैं, मोर देन 100। मोर देन 100 अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। ठीक है, बट कभी कभी क्या होते हैं, वाले भी प्रोटीन यूज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। तो जैसे तुम्हारा इंसुलिन जो है वो 51 अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। इतने कम वाले भी, बट ये खैर एक्सेप्शन में आता है अलग से कि 51 वाला भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अभी ये तो था हमारा प्रोटीन के बारे में जस्ट ओवरव्यू। अब आता है प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलिकुलर शेप। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। ठीक है,
ठीक है, इसमें पहला आता है फाइब्रस प्रोटीन। बस शेप जो है ना अलग अलग रहते हैं इनके, फाइब्रस प्रोटीन्स। तो इसमें क्या होता है, फाइबर टाइप जो है इनका स्ट्रक्चर रहता है, इनका जो शेप रहता है वो फाइबर के जैसा होता है। और हम उसको लिखना चाहें तो ये होता है व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स chains run parallel and held together by hydrogen and disulfide linkage। डाइसल्फाइड लिंकेज होते हैं या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो भाई हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है, इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं, पैरेलल टाइप रहते हैं इस तरीके से फाइबर, फाइबर टाइप रहता है इनका। ठीक है, दूसरा तो इनकी प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं। यार ये इस पे तो नहीं आए कभी, फाइब्रस और ग्लोबुलर पे, बट वो प्राइमरी जो दूसरा समझाऊंगा ना स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है उसमें से पूछ सकते हैं। बाकी बहुत रेयर आते हैं, थियोरेटिकल पार्ट जो है ना बहुत रेयरली पूछते हैं, बट ये तुम्हारे बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आ सकता है। अल्टीमेटली तुम्हें याद तो करना ही है, तो इट्स ओके, पढ़ना तो यस चाहिए ही, है ना, और बोर्ड्स में तो काम आ ही जाएगा एटलीस्ट। सर, हाँ हाँ बोलो। सिर्फ थोड़ा सा ऊपर करो ना, 1 मिनट, मतलब थोड़ा, लास्ट 1-2 लाइन ही बाकी, हाँ बस। तो इसमें क्या होता है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर रहता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। अब जैसे इसमें जेई में अगर क्वेश्चन मान लो पूछना हो तो वो ऐसे स्टेटमेंट में दे सकता है फाइब्रस प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना, या ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। आते नहीं है आजकल, सीटी में तो आते रहते हैं, सीटी में इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जनरली। बाकी जेई मेन में जनरली जो है वो पीएच वगैरह या कुछ लॉजिक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे केराटिन, ये किस में प्रेजेंट रहता है, हेयर में प्रेजेंट रहता है। वूल, सिल्क, मायोसिन इसका एग्जांपल है, मसल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फाइब्रस के बाद दूसरा आता है, इसमें फटाफट कर लेते हैं ना हम ये, तुम भी लिखते जाओ साथ साथ में, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो इसमें क्या होता है, कॉइल्स बनती हैं इस तरीके से, कॉइल्स टाइप बनता है। ग्लोबुलर जो है वो इस फाइबर फाइबर का एक्सटेंडेड वर्जन बोल सकते हो तुम एक तरीके से। When the chains of polypeptide coil around to give spherical shape। इसमें क्या होता है, ये soluble इन वाटर है, वाटर में soluble होते हैं।
इनके एग्जांपल्स हैं जैसे इंसुलिन है एंड एल्बुमिन्स, इनके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये ग्लोबुलर और फाइब्रस में डिफरेंस हो गया। ये देख लें, इनका डिफरेंस जो है ना वो बोर्ड्स वगैरह में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इसी का ही एक तरीके से रिलेटेड पार्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। पहला आता है प्राइमरी वाला। अब इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी बहुत बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ मतलब कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, बिल्कुल भी दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या रहता है, अब देखो इसमें चार टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है, जब प्राइमरी जो है जुड़ जाते हैं सेकेंडरी बना लेते हैं, सेकेंडरी जो है वो जुड़ के टर्शरी बनाते हैं, टर्शरी जुड़ के क्वाटरनरी बनाते हैं। अब इसको इस एग्जांपल से देखो, जैसे तुम्हारे बहुत सारे जो मतलब हेयर हैं बेसिकली, जैसे तुम एक दो हेयर की बात करो तो वो एक तरीके से प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हो गया। जब ऐसे बहुत सारे हेयर्स हो गए, थोड़े से अलग अलग लेवल, मतलब 15-20 टाइप की हेयर्स बोल सकते हो, तो वो सेकेंडरी हो गया। और 50 टाइप और हो गया, और जुड़ते चले गए और जुड़ते चले गए, तो वो टर्शरी हो गया। और बहुत सारे जो एकदम गुच्छा जो है बंच हो गया, बन गया बहुत सारा, तो वो क्वाटरनरी बन गया। ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग का एक तरीका है कि ये इन लोग इनमें एक डिफरेंस क्या होता है। मैं वो इमेज भी दिखाऊंगा तुमको कि किस तरीके से ये होते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या रहता है, अरे यार ये एक ही सीक्वेंस रहता है, एक पॉलीपेप्टाइड का सीक्वेंस रहता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में। जो बेसिक यूनिट है पॉलीपेप्टाइड का वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन in which amino acids linked with each other in a specific sequence, in a specific sequence if the sequence change, if the sequence is changed, अगर हम उस सीक्वेंस को थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे ना, तो हमारा प्रोटीन जो है वो बदल जाएगा, दूसरा प्रोटीन हो जाएगा। आई गेस इतना तो सब लोगों को आइडिया है। We will get different protein। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास वो गांवली वाला स्टार्टिंग वाला, जैसे मेरे पास G+A+V है, फिर वापस से G आ रहा है, फिर वापस से A आ रहा है, वापस से V आ रहा है, फिर G+A+V, और ये चलता जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, सिंगल सीक्वेंस बना हुआ है। इसको मैं क्या बोलूंगा,
इसको मैं बोलूंगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑल्दो जो तुम्हारा जो प्रोटीन होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं होता है, ये एक वो सीक्वेंस है कि तुम्हारा जो प्रोटीन होता है वो क्वाटरनरी टाइप होता है, बट क्वाटरनरी किससे बनता है? टर्शरी से। टर्शरी किससे बनता है? सेकेंडरी से। सेकेंडरी किससे बनता है? प्राइमरी से। इस तरीके से रहता है। नेक्स्ट है तुम्हारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सर ये GAV क्या लिखा है, एक बार वापस बोलो ना। अरे वो कल वो लिखा है एलेनाइन, वैलिन, ग्लाइसिन, तो G अच्छा फॉर अच्छा, हाँ ग्लाइसिन, A फॉर एलेनाइन, V फॉर वैलिन, वो वाला पार्ट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या होते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर से मिलके बने होते हैं। It arises due to folding of primary structure। ठीक है, उसकी फोल्डिंग से बनता है ये। इसके दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं इसमें। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो रहते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट। मैं एक बार उसका इमेज बताता हूँ किस तरीके से होता है, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे अच्छा तुमके साथ शेयर्ड है क्या ये वाला? तुमको दिख रहा है पीडीएफ नो जो सर। मैं दिखा रहा हूँ? नहीं दिख रहा? ओके। नो सर। बट मैंने तो, अच्छा अब दिख रहा है? हाँ यस सर। अच्छा अभी ये जो अल्फा हेलिक्स है ना, देखो अल्फा हेलिक्स में तुम्हारा क्या है, एक तरीके से डीएनए टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, कॉइल फॉर्मेशन है तुम्हारा। प्राइमरी क्या था? एक सिंपल सा सीधा सा सीक्वेंस था। अभी उस सीक्वेंस को फोल्ड कर दिया है तुम लोगों ने एक तरीके से राउंड में, हेलिक्स वाले शेप में तुमने क्या कर दिया है? फोल्ड कर दिया है इस तरीके से। और वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? तुम देख रहे हो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं बीच में। पहला वाला जो कॉइल है और दूसरा वाला जो कॉइल है उनके बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। यस सर। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। हाँ अल्फा हेलिक्स समझ में आया। अब बीटा प्लेटेड शीट देखते हैं। देखो ये बीटा प्लेटेड शीट है। देखो एक शीट है, 2D में ही है ये शीट। ठीक है, मतलब वो लेयर वाइज है। पहली लेयर, उसके नीचे दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, इस तरीके से बना हुआ है। और उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू ही जुड़ा हुआ है, बट उसका पैटर्न जो है वो अलग है। वो हेलिक्स फॉर्म में था, ये शीट फॉर्मेट में है। दिख रहा है सभी को? ये बीटा प्लीटेड शीट समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? बोलो है ना, मैं तो बोलो। देखो यहाँ पे और भी अच्छे से बताया गया, अल्फा हेलिक्स जो है वो इस तरीके से है।
ये अल्फा हेलिक्स कॉइल फॉर्मेट में है, देखो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बने हुए हैं, और ये बीटा प्लेटेड शीट इस तरीके से लेयर वाइज है, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, इस तरीके से बनाया हुआ। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में यही दो है। हाँ यही तो है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। चलो इनके बारे में हम एक दो पॉइंट लिख लेते हैं। बाकी तो इसका जो इमेज है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला इमेज मैं पीडीएफ में इंसर्ट करके कर दूंगा मैं, मतलब वो करना पड़ेगा थोड़ा सा, वो मैं कर दूंगा। बोलो समझ में आ, इससे इससे काफी अच्छे से क्लैरिटी आ रही है? फिर भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, ये अपने नोट्स? ठीक है, Yes, sir. इसमें क्या है, अल्फा हेलिक्स में पॉलीपेप्टाइड चेन forms all possible hydrogen bonds by twisting into a right-handed helix, और स्क्रू भी बोलते हैं इसको। ये शायद फिजिक्स में पढ़ा होगा तुमने कुछ। ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट में क्या है, all peptides, all peptide chain are stretched out to nearly maximum extension, to nearly maximum extension, and then arrange side by side through hydrogen bonds, और कनेक्ट साइड बाय साइड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, एक तरीके से। ठीक है, इसके नीचे मैं वो इमेज जो है वो डाल दूंगा, तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है टर्शरी स्ट्रक्चर। तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फिर से फोल्ड कर दिया तुम लोगों ने, तो इसको हम बोलते हैं इट इज जस्ट फोल्डिंग ऑफ। इसका इमेज भी दिखाऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें कौन कौन से लिंकेज कौन कौन से रहते हैं, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो रहते ही रहते हैं, फिर डाई सल्फाइड लिंकेज भी रहते हैं, वॉन्डरवॉल अट्रैक्शंस रहते हैं,
ठीक है, ये रहते हैं। और इनमें जो है मेजरली तुम्हारा दो टाइप का मॉलिक्यूलर शेप देता है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। फाइब्रस और ग्लोबुलर। ठीक है, अभी मैं इसका इमेज बताता हूँ। ये दिख रहा है ना? पहले ही है। ये टर्शरी स्ट्रक्चर दिख रहा है यार, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा? इसको हम नोट्स में पेस्ट कर सकते हैं क्या? एक मिनट में ट्राई करता हूँ। हाँ वो कॉपी करके पेस्ट कर दो ना। रुको रुको रुको। अच्छा, तो सही है यार ये तो। अब देखो ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या है ना, इसके जैसे तुम्हारा सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर था वो क्या है था, एक हेलिक्स टाइप का था। अभी देख रहे हो उसमें हेलिक्स को ही तुमने क्या कर दिया, मोल्ड कर दिया, और उसमें ही फोल्डिंग लेके आ गए तुम। तो वो क्या कर दिया, वो टर्शरी स्ट्रक्चर बना रहा है कि नहीं, दिख रहा है तुमको? टर्शरी यस स्ट्रक्चर सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो उसके बीच में सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है। सर ही में क्या है? हे में वो आयरन है ना, आयरन जुड़ा हुआ है। वो जो तुम्हारा प्रोटीन जो भी है वो आयरन जुड़ा हुआ है, वो इसके लिए अलग से लिखा हुआ है उसमें। सर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है तो पता कैसे चला ऐसा ही होगा? नहीं, उसको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से देखा होगा ना। मतलब जो इमेज जो आई होगी आजकल, वो इमेज सेंसर्ड वाले जो काफी सारे इक्विपमेंट्स हैं, तो जब इमेज लिया गया होगा पहले नहीं पता होगा, फिर धीरे धीरे जब और बेटर टेक्नोलॉजी आई तो फिर इमेज जो है, इमेज आ जाती है, वहां से फिर पता लगाया होगा। इमेज से ही पता लगा सकते हैं, अदरवाइज तो फिर बताना थियोरेटिकली तो ऐसे बता ही नहीं सकते अनलेस हम देख ना ले। इमेज प्रोसेसिंग ही हुआ होगा इसका। केमिस्ट्री में तो तुम एक्सपेरिमेंट से बता सकते हो, बायो में इमेज देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया टर्शरी स्ट्रक्चर। अच्छा, इसी में पेस्ट कर दूंगा मैं, फिर तो सही हो जाएगा। एनीवे नेक्स्ट है क्वाटरनरी। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो टर्शरी का लास्ट पॉइंट क्या था? लिंकेज वाला था, हाइड्रोजन लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्ड लिंकेज, डाइसल्फाइड लिंकेज, और वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सारे लिंकेज रहते हैं, मतलब वो रहते हैं हाँ अट्रैक्शन, जिनसे वो जुड़ा हुआ रहता है। तो इसमें क्या होता है, टर्शरी वाला जो है उसको तुम फोल्ड कर दो और उसको आगे बढ़ाते जाओ। और ये मतलब हो सकता है दो पॉलीपेप्टाइड चेन हो, है ना? तो दो पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ी हुई है और फिर उससे मिलके बना है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ऐसा भी हो सकता है, दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो जुड़ी हुई होती है। मैं एक बार लिख रहा हूँ सेम, टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल्ड, हम बोलते हैं सब यूनिट्स।
the special arrangement of these subunits with respect to each other is called quaternary structure. इसका भी वो स्ट्रक्चर बताता हूँ इमेज से, तभी अच्छे से समझेगा। जो इस तरीके से अलग अलग चेन है ना, देखो अलग अलग चेन जुड़ी हुई है। तुम्हारा टर्शरी जो है वैसे टर्शरी काफी सारे टर्शरी जुड़े हुए हैं, देखो क्वार्टनरी उससे मिलके बना है। क्लियर है क्वार्टनरी सर स्ट्रक्चर? बीटा प्लेटेड से टर्सरी कैसे बनेगा? क्या क्या? बीटा प्लेटेड वाला जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उससे टर्सरी कैसे बनेगा? शेप अलग हो जाएगा। कैसा होगा? शेप खैर यहाँ पे तुम देख रहे हो ये क्या है, हेलिकल वाला है, उसके अंदर शीट आ जाएगी ना, फिर वो शीट जो है वो बढ़ती चली जाएगी और शीट जो है वो फोल्ड होती जाएगी उस केस में। आपके पास कोई इमेज है क्या उसकी? उसका इमेज मुश्किल है मिलना, उसका इमेज नहीं है, मैंने भी कभी देखा नहीं है, मैं तो अपने जजमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, बट कभी देखा नहीं है मैंने उसमें। प्लेटेड शीट अल्फा हेलिक्स, नहीं है, देखा नहीं है मैंने तो अपने उससे जजमेंट से बता रहा हूँ। वो जितने भी एग्जांपल्स मैंने देखे हैं सब हेलिक्स वाले ही देखे हैं, बट ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि हेलिक्स वाला ही आता है उसमें, तो मेंशन नहीं है तो इसलिए मैंने बताया कि होगा तो उस तरीके से ही होगा, बाकी तो वो पार्ट अब बायो का आ जाता है। ठीक है, हमारे क्या हो गए, ये यूनिट्स हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, इसका मतलब क्या है बताओ, क्या लग रहा है कि प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर वगैरह में हमने कुछ चेंज किया है, ठीक है। तो अपनी वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सर लूज कर देता है या फिर फोल्डिंग जो है वो कम हो जाती है। हाँ बोलो। सर ये अल्कोहल का होता है वैसा ही होगा? अल्कोहल में कहाँ से आ गया ये सब? तो डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं ना हम। हाँ बोल सकते हो उस तरीके से। तुम क्या करोगे, मान लो तुमने हीट किया, जैसे तुम एग को हीट करते हो तो उसमें जो कॉइल्स हो जाती हैं वो क्या हो जाती है, उनकी फोल्डिंग कम हो जाती है हीट करने से, तो वैसे इनका फोल्डिंग जो है वो कम हो जाता है, या फिर तुम पीएच चेंज कर दो लेट्स से, या फिर तुम टेम्परेचर चेंज कर दो, कुछ सॉल्वेंट ऐड कर दो, रेडिएशन ऐड कर दो,
कोई सॉल्ट ऐड कर दो, तो किसी से भी अगर एक्सटर्नल स्ट्रेस होगा उस कंपाउंड पे, पर्टिकुलर उस पे, तो उसका जो प्रोटीन्स जो है वो उस डीनेचर्ड हो जाएगा। हम उसे क्या बोलेंगे कि वो डीनेचर्ड हो गया, उसका फोल्डिंग जो है वो कम हो गया, पहले से खुल गया फोल्डिंग, जैसा भी है। तो अब वो पहले जैसा नहीं रहा, उसमें चेंज आ गया काफी। तो वो क्या कर देता है, सेल की जो एक्टिविटी है उसको डिसरप्ट कर देता है, कम कर देता है बेसिकली। कभी कभी ज्यादा हो जाता है तो वो सेल को मार ही देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। चलो मैं इसका स्टेटमेंट वगैरह लिखा देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखना। और ये तुम्हारे बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। मेरे 12th बोर्ड में आया था ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन वाला क्वेश्चन। खैर सिंपल है, कुछ है भी नहीं इसमें तो खैर। तो ये कौन कितने लेवल तक मतलब डीनेचर हो सकता है, सेकेंडरी या टर्शियरी? वैसे मैक्सिमम प्राइमरी तक जा प्राइमरी सकता है, प्राइमरी तक जा सकता है मैक्सिमम। मतलब पूरे प्राइमरी के वो नीचे तो कुछ बॉन्ड्स है भी नहीं। टूट सकते हैं? अच्छा हाँ, वो अब जैसे प्राइमरी क्या है, प्राइमरी तो एक सीक्वेंस है, बट प्राइमरी से सेकेंडरी कैसे बना, अट्रैक्शन से बना भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड वाले अट्रैक्शन से बना। टर्शियरी में क्या हुआ, और भी अट्रैक्शंस आ गए, फिर क्वार्टरनरी में अलग अलग चेन्स अलग अलग आ गई, जुड़ गई, ठीक है। तो आगे क्या है ना, वो सब अट्रैक्शन से बढ़ता चला गया। अब वो अट्रैक्शन सारे टूट गए तो वो किस में आ जाएगा अल्टीमेटली, मैक्स टू मैक्स वो प्राइमरी में आ जाएगा। प्राइमरी के बाद फिर हम नहीं कर सकता, प्राइमरी वाला इंटेक्ट रहता है एक तरीके से। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स नहीं टूट सकते? नहीं नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूट सकता। फिर अगर जब हमने अल्फा हेलिक्स बनाया तब हम्म, बीच में अगर पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया तो, हाँ या पेप्टाइड बॉन्ड, सल्फाइड? पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटेंगे, जैसे सल्फाइड लिंकेज टूट गया वो हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया वो हो सकता है, वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कम हो गए, वो दूर दूर हो गए, वो सब हो सकता है। तो बट तुम्हारा पेप्टाइड बॉन्ड जो है ना वो नहीं, वो कैसे टूटेंगे, वो नहीं टूटेंगे। बट तुम्हारा जो सेल है अगर वो क्वाटरनरी प्रोटीन से बना है तो वो तो डिसरप्ट हो जाएगा। हाँ सर। तो डीनेचुरेशन, अरे denaturation is a process in which proteins in which proteins lose the quaternary structure. Quaternary, tertiary and structure which is present mutative state. It is due to external stress or compound such as a strong acid, such as a strong acid or base, या फिर तुम बोल सकते हो अदर टर्म में पीएच चेंज कर रहे हो तुम, पीएच चेंज तुम इस तरीके से कर सकते हो, एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट
अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म। अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म, रेडिएशन और हीट। If proteins in living cell, if proteins in living cell are denatured, it results in disruption of cell activity. Activity and possibly cell death and possibly cell death. एक तो इतना पता नहीं कौन सा पेन सेलेक्ट हो गया। तुम्हारा बोर्ड्स का सिलेबस हो गया? नहीं। अच्छा, हो गया नोट डाउन, आगे बढ़े हम। आगे बढ़े हम। Yes, नेक्स्ट sir. आता है तुम्हारा प्रोटीन जो खत्म हो गया। देखो प्रोटीन में जो लास्ट क्लास था अमाइनो एसिड वाला, उसमें उनके नाम जो है नेम्स वो थोड़े ध्यान रखना, ठीक है। स्पेशली स्टार्टिंग के 5 और मैंने जो 10 लिखवाए हैं वो 10 अगर याद हो तो भी चल जाएगा, बट ऐसे कुछ कह नहीं सकते हैं। तो दूसरा, उसके बाद जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाले क्वेश्चंस हैं, अब वो तुम्हारे लिए जेई मेन में सिंपल वाले, जे एडवांस में वो 3-3 4-4 वाले जो है वो आ सकते हैं। वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जेई में स्पेसिफिकली। एडवांस अगर मेंस का मॉडरेट क्वेश्चन देना होगा इस चैप्टर से तो वहां एक पूछ सकता है। ऑलरेडी वैसे 2018 में पूछा हुआ है, 19 में ही पूछा हुआ है, बट फिर भी वो पूछ सकते हैं। मेंस में तो क्या है ना कि कोई ना कोई शिफ्ट में तो आ ही जाएगा उस पे क्वेश्चन, और एडवांस में जो है वो बड़ा वाला क्वेश्चन आ सकता है इंटीजर टाइप में उस तरीके से। और बस स्ट्रक्चर्स जो है, स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी कुछ इतना खास नहीं है। हाँ हाँ बोलो। सर ये प्रोटीन के जो सब स्ट्रक्चर बने उसके बेस पे कोई क्वेश्चन आता है क्या? स्ट्रक्चर के बेस पे नहीं आता कुछ, थ्योरी बेस पे आता है, वो स्टेटमेंट में आ सकता है। जैसे इसमें आया था एनसीईआरटी से सीधा उठ के सीईटी में क्वेश्चन आया था, वो थ्योरी बेस्ड ही था। तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जेई मेंस में भी आ सकता है, कुछ उसका श्योरिटी नहीं है। और कार्बोहाइड्रेट जो है ना,
वो पहले वाला पार्ट, हाँ उससे क्वेश्चन आने के काफी चांसेस है जेई मेंस में स्पेसिफिकली, क्योंकि इनमें स्ट्रक्चर्स में कंफ्यूज कर सकता है। बाकी प्रोटीन्स में तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़े बहुत पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। याद तो वैसे भी तुम्हें करना ही है बोर्ड्स के लिए, क्योंकि बोर्ड्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो याद कर ही लेना तो अच्छी बात है। जेई के लिए भी पढ़ो तब भी याद कर लो, सो दैट दोनों का कवर हो जाए। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड्स। क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, बोलो। न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस में होते और ये रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी होते। ठीक है, तुम्हारे जो कुछ क्वालिटीज तुम्हारी मैच होती हैं विद योर फैमिली मेंबर्स, तो हेरिडिटी जो आती है वो न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होते हैं वही उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और क्रोमोसोम्स जो है वो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड से मिलके बने होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड्स में कौन कौन से दो होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आई थिंक इतना सभी को आइडिया होगा, बेसिक जो बायो है। फिर जो तुम्हारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, अब उनमें पॉलीमर्स का काम है। वो लॉन्ग चेन पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के, जिनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 पार्ट में बना होता है, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजनस बेसिस भी बोलते हैं हम। 3 यूनिट से मिलके बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेसिस। इन तीनों से मिलके वो बना होता है। डीएनए और आरएनए भी इसी तरीके से मिलके बने होते हैं। डीएनए में जो शुगर होती है उसको बोलते हैं बीटा डी राइबोस, और आरएनए में जो होती है वो होती है बीटा 2 डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, ये एक मैंने समरी बता दी है। आई गेस इसके बारे में काफी कुछ तुम लोगों को पहले से पता होगा, फटाफट लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैंने जो अभी बताया वही लिख रहा हूं मैं। द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड chromosomes, which are made up of proteins and nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड्स दो टाइप से होते हैं, डीएनए, आरएनए। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दूसरा क्या है, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी होते हैं। ठीक है, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाला, इसे मैंने बता दिया। न्यूक्लिक एसिड जो है वो किस किस से बना होता है? शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड एक्सक्यूज मी, शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड और एस्टर हम बोलते हैं, मतलब बेसिकली फॉस्फोरिक एस्टर, वो जब हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ना तब समझ में आएगा। प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस, ये तो तुमने पढ़े, नाइट्रोजनस बेसिस तो तुम लोगों ने पढ़े। इन तीन से मिलके बना होता है। अभी हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए कैसे मिलके बने होते हैं। अरे तो मैं इससे परेशान हो गया, पता नहीं क्यों। डीएनए जो है, डीएनए में जो शुगर है वो कौन सा प्रेजेंट होता है? बीटा डी राइबोस। तो वो कैसे बनी होती है? पेंटोस शुगर रहती है इनमें। कौन सी रहती है? पेंटोस शुगर रहती है। ये भी यहाँ पे मेंशन कर लो तो ज्यादा अच्छा है। पेंटोस शुगर होती है। डीएनए में बीटा डी राइबोस होती है, वो कैसे है? सर, हाँ हाँ बोलो। फॉस्फोरिक एसिड के राइट में क्या लिखा है? एस्टर, फॉस्फोरिक एस्टर। जैसे ओ, तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनता है, वैसे यहाँ से बनता है, वो देखेंगे अपन उसके बारे में। तो ये मेरा हो गया 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का है, सिंपल सा है, बीटा डी राइबोस। स्ट्रक्चर में बीटा कैसे पता चल रहा है ये बताओ, आश्रय तुम बताओ। चलो स्ट्रक्चर में बीटा कैसे पता चल रहा है हमको? सर वो एच और ओ एच की पोजीशन से। एच और OH की पोजीशन सेम है। सेम कैसे है? कौन सी पोजीशन पे? सर सेम नहीं, उन दोनों की रिलेटिव पोजीशन देखकर पता चल रहा है सर, बोलता हूँ। 1 और 2 पे, 1 और 2 पे OH जो है वो डिफरेंट साइड है, वहां से क्या पता चल रहा है कि वो बीटा है ना? और फिर रिलेटिव राइबोस, पोजीशन से। हाँ रिलेटिव पोजीशन से, वेरी गुड। तो ये क्या है? बीटा डी राइबोस हो गया। ये याद करना है ना, बीटा डी राइबोस याद रखना। कुछ कुछ चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं इन थ्योरी पार्ट में जो ज्यादा पूछते हैं। अब आरएनए का जो है वो देखेंगे हम। आरएनए में शुगर कौन सा होता है? बीटा डी 2 डी ऑक्सी। 2 पे डी ऑक्सी, ये ध्यान रखना। डी ऑक्सी मतलब क्या है? ऑक्सीजन का हटना, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन को हटा दो, देखो। तो ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर ऐसा कैसे रहा? सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन को हटा दियो, हटा दिया, देखो। ये मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, एच एच आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। एच ओ एच, CH2OH, एच। सेकेंड नंबर जो है ना वहां पे ऑक्सीजन को हटा दिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोस। ये जो है ना, ये दोनों के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये ध्यान रखना सब लोग, ठीक है?
नेक्स्ट है डीएनए जो है उसके 4 बेसिस होते हैं। आई थिंक ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा, 9th 10th में आता है। कौन कौन से होते हैं? एडेनाइन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सर गुआनाइन गुजरात बोर्ड में तो नहीं था। नहीं था, सीबीएसई में था हाँ क्या? सर। मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है ये। परम परम तुम्हारे ये तो मैं उसमें पहले होगा जीके CBSE में। सर मुझे भी हो तो याद नहीं है, ऐसा कुछ मुझे भी मोस्टली नहीं था। तो ये हो सकता है। 11th में आता है। अच्छा अच्छा, हो सकता है कि नहीं आता हो। मैं हो सकता है मिसअंडरस्टैंड कर रहा हूँ। तो वो हो सकता है नहीं डीएनए आता। और आरएनए के शुगर मतलब उल्टे नहीं हो गए? क्योंकि उल्टे। डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते, तो फिर डीऑक्सीराइबोज उसका शुगर नहीं होना चाहिए? अरे सॉरी 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 सॉरी, ये क्या गड़बड़ हो गया यार। सॉरी, कोई बात नहीं अपने पास। हम्म, हम्म, ठीक है। अरे भाई तो सही काम हो गया, डी और आर को चेंज करना। डी फॉर डीऑक्सी ना, डी फॉर डीऑक्सी, सॉरी, डी फॉर डीऑक्सी इसमें आएगा, डीएनए में आएगा। ठीक है। एडेनिन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमिन। और आरएनए में एक चेंज आता है बस, थाइमिन की जगह यूरेसिल आता है। इसमें भी 4 बेसिस रहते हैं। ए जी सी सेम रहते हैं, थाइमिन की जगह यूरेसिल आता है इसमें। ठीक है। सर वो स्क्रीन नहीं आ रही। ठीक है। ठीक है, वो 5 जो बेसिस का स्ट्रक्चर है वैसे याद करना तो नहीं है उनको। याद करने का तो नहीं है, बस वो स्ट्रक्चर के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मैं उनका क्लिप जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं बाद में। बाकी याद करना कुछ ऐसा वो कंपल्शन नहीं है उसमें। वो सर बात इधर क्लिप करने में तो बता दो ना फिर एक बार। ठीक है, मैं बता देता हूँ, रुको 1 मिनट। ये दिख रहा है, एडेनाइन, हाँ गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, इस तरीके से होते हैं। बाकी इस पे कभी क्वेश्चंस तो आए नहीं है इनके स्ट्रक्चर्स पे, और याद करना भी बहुत मुश्किल है, बट फिर भी एक बार के लिए आइडिया ले सकते हो तुम। जैसे एडेनाइन गुआनाइन में 2 रिंग्स होती हैं, ठीक है। साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल में एक एक रिंग होती है।
है ना, थोड़ा सा हल्का फुल्का आइडिया इस तरीके से तुम ले सकते हो। जैसे एडेनाइन ग्वानिन में एक 6 मेंबर्ड एक 5 मेंबर्ड होती है और बाकी सब में नॉर्मल 6 मेंबर्ड होती है। कुछ इस तरीके से अंदाजा से हल्का फुल्का आइडिया ले सकते हो बस। बाकी स्ट्रक्चर याद करना तो बहुत मुश्किल है और वो पूछते भी नहीं है केमिस्ट्री, इसमें केमिस्ट्री बायो बायो में फिर भी हो सकता है पूछते होंगे। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड में क्या इसमें न्यूक्लिक एसिड में क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक तो न्यूक्लियोसाइड होता है और एक न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, फॉस्फेट यूनिट नहीं होती है और न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट यूनिट होती है। इस तरीके से चलो मैं एक बार ये बता के बताता हूं। न्यूक्लियोसाइड बेस प्लस शुगर, न्यूक्लियोटाइड जो है वो बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। ठीक है, पहले हम न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, तुम्हारा जो 1 कार्बन है वहां पे बेस लगा होता है। जो 1 नंबर कार्बन है उस पे बेस लगा होता है हमेशा। ठीक है, बेस जो है वो 1 पे अटैच होता है। ये मेरा क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस आता है देखो, तो इसको अलग कलर से बनाता हूं। उसमें भी 1 पे ही बेस होता है, बस उसमें फॉस्फेट का लिंकेज आता है लास्ट में, एस्टर जो टाइप का बना लेता है। देखो यहाँ पे देखना, इस तरीके से फॉस्फेट आ जाता है। ये तुम्हारा क्या, न्यूक्लियोसाइड टाइड। ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियोटाइड हो गया। और जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो तुम्हारा क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। समझ में आया, किसी को डाउट? अब हम सर ये 5 डाइन्यूक्लियोटाइड, मेंबर वाली रिंग ही होगी। 5 मेंबर वाली देंगे, पेंटोज शुगर होती है ना इनमें। अभी हम डाइन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, देखो वो इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से अटैच होता है। अब देखो इन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे न्यूक्लियोसाइड में क्या है, न्यूक्लियोटाइड में क्या है, एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ गया। डाई न्यूक्लियोटाइड पे जो है वो लिंकेज कैसा होता है उस पे आ गया। तो डाई न्यूक्लियोटाइड में तुम्हारा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज रहता है। चलो ये बनाते हैं स्ट्रक्चर, इसका बड़ा स्ट्रक्चर बनता है। तो मेरे पास एक न्यूक्लियोसाइड इस साइड है, ये मेरा बेस है, ये मेरा CH2O, P डबल बॉन्ड O, O माइनस है।
ठीक है, यहाँ पे क्या है, OH है नीचे, अभी क्या है नीचे डाई न्यूक्लियोटाइड है तो नीचे एक और यूनिट है। इस तरीके से पूरा नहीं बनाया मैंने, आउटलाइन बना रहा हूँ बस मैं समझाने के लिए। यहाँ पे क्या है, CH2 है, ठीक है। यहाँ पे CH2 के साथ क्या होगा, O P डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। इसमें होता क्या है, चलो ये देखते हैं। इसमें होता क्या है कि डाई न्यूक्लियोटाइड में ये यहाँ अटैक करता है, ये OH2 के फॉर्मेट में बाहर निकल जाता है। तो मेरा देखो बनेगा कैसे, O फिर P डबल बॉन्ड O माइनस O CH2 फिर CH2 यहाँ से अटैच है शुगर से। यहाँ पे क्या है, बेस है, यहाँ पे OH है, डाइन्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पे मेरा नॉर्मल CH2 O P डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, यहाँ पे मेरा बेस है। ये मेरा डाइन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन है। मैं एक बार इसको इस तरीके से बनता है। फॉस्फेट का जो है वो लिंकेज रहता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में फिर इस तरीके से रहेगा। बोलो डाइन्यूक्लियोटाइड समझ में आया कि नहीं आया? अब हम न्यूक्लिक एसिड चेन बनाते हैं, सिंपल वर्ड्स वाले न्यूक्लिक एसिड चेन। तो तुम्हारे पास क्या है, शुगर है, बेस है। शुगर किससे जुड़ी हुई है, फॉस्फेट से जुड़ी हुई है। फिर शुगर है, उसके ऊपर बेस है, फिर तुम्हारा फॉस्फेट है, फिर तुम्हारा शुगर है, बेस है, चलता जा रहा है। इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड चेन है। बोलो अभी किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, डन। इसमें लास्ट पार्ट और है। जैसे तुम्हारा यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है, याद ही करना है, वैसे तो कुछ ऐसा वो नहीं है। न्यूक्लियोटाइड बन गया, बेस डाला तो, कुछ एंजाइम डाला तो
तो न्यूक्लियोटाइड तब भी न्यूक्लियोटाइड बन गया। MgO इन H2 डाला और हीट किया तो ये फॉस्फेट है ना, ये फॉस्फेट निकल गया और तुम्हारे पास क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड निकल बच गया। इसको हमने वापस से हाइड्रोलिसिस किया मान लो, तो हमारे पास सब अलग अलग हो गया, शुगर प्लस बेसिस। न्यूक्लियोटाइड में अगर तुम वापस से बेस डालो तो वो इसमें टूट जाता है। बस ये, वैसे इस पे भी कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है तो, बट ये एज ए इंफॉर्मेशन जो है वो तुम लोग लिख सकते हो। अच्छा, अभी दो पार्ट जो है, न्यूक्लिक एसिड खत्म हो गया, अभी दो पार्ट और बचे, एंजाइम्स जिसमें पूरा थ्योरी है, और विटामिन्स उसमें भी पूरा का पूरा थ्योरी है। वो एक बार जो है कल हम लोग लिखेंगे, तो क्या हम लोग उससे स्लाइड से देख लेंगे या फिर लिख लेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। और उसके बाद जो है हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके, जैसे जेई वाले जो क्वेश्चंस है ना, पैकेज में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कर लेंगे।